हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड से रिलेटेड महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो सबसे पहले कोरोना अपडेट पे चलते हैं। तो भारत में अभी तक जो मामले हो चुके हैं 1,01,639 हो चुके हैं। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि 39,439 लोग सही भी हो चुके हैं और 3,163 लोग यहाँ पे अपनी जान भी गंवा चुके हैं। सबसे पहले अपडेट पे चलते हैं। तो पहली अपडेट आप देख सकते हो, चिंताजनक, उत्तराखंड में एक ही दिन में 14 को कोरोना 111 हो गया आंकड़ा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अकेले नैनीताल जिले में सामने आए 7 मरीज। बागेश्वर जिले में भी पहुंचा कोरोना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को बता दें, कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार बढ़ने से उत्तराखंड में हालात चिंतित होते जा रहे हैं। मंगलवार को प्रदेश में अब तक के सर्वाधिक 14 मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर अब प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 111 पहुँच गया है। वहीं इनमें से अब तक 52 मरीज ठीक हो चुके हैं। मंगलवार को लॉकडाउन 4.0 के पहले दिन प्रदेश में सुबह से शाम तक कोरोना के नए मामले आने का सिलसिला जारी रहा। दिन भर में कुल मिलाकर 14 मामले सामने आए, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप जैसी स्थिति बनी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार मंगलवार को पौड़ी में 2, उधम सिंह नगर में 3, नैनीताल में 7, बागेश्वर जनपद में 2 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत ने बताया कि पौड़ी जनपद कोटद्वार में नैनीडांडा ब्लॉक में निवासी 19 वर्षीय युवक में कोरोना संक्रमण मिला है। संक्रमित युवक दिल्ली से लौटा था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक ही दिन में 14 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। ये एक चिंताजनक बात है और उत्तराखंड में टोटल मरीजों की संख्या 111 हो चुकी है। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो अगली अपडेट देख सकते हो, हरिद्वार में भाई बहन की संदिग्ध हालत में मौत। जी हाँ दोस्तों, पिता ने दी सांप के डसने की जानकारी। आप देख सकते हो, यहाँ पे रोड़ी बेलवाला क्षेत्र में 2 मासूम भाई बहन की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पिता ने सांप के डसने के कारण बेटा बेटी की मौत होने की जानकारी पुलिस को दी है। तो यहाँ पे सोमवार की दोपहर पुलिस कंट्रोल रूम रोड़ी बेलवाला क्षेत्र की ठोकर नंबर 10 में झोपड़ी में मासूम बहन की मौत होने की सूचना मिली। रोड़ी बेलवाला चौकी प्रभारी पवन डिमरी ने मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटाई। पूछताछ में मृतक शिवम 2.5 वर्ष और मुन्नी 3 माह के पिता रिंकू ने बताया कि देर रात करीब 12 बजे बच्चों के रोने की आवाज़ सुनकर जब वह उठा तो उसके नज़दीक एक काले रंग का सांप दिखाई दिया। वह आनन फानन में बच्चों को जिला अस्पताल ले गया, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे संदिग्ध हालत में हरिद्वार में भाई बहन की मौत हो गई है। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट है 200 नॉन एसी ट्रेनें 1 जून से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे रेल मंत्री ने बताया जल्द शुरू होंगी ऑनलाइन टिकट बुकिंग। लॉकडाउन 4 में सड़क परिवहन को मिली छूट के बाद अब यात्रियों के लिए रेलवे में भी अच्छी खबर है। 1 जून से 200 नॉन एसी यात्री ट्रेन का परिचालन शुरू होगा। ये श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से अलग होगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके बताया कि इसके लिए जल्द ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू होगी। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट है, रुड़की में बंदी रक्षकों ने मांगी रंगदारी, गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, जेल में बंद बदमाश के नाम से दी धमकी। रुड़की जेल के 2 बंदी रक्षकों ने जेल में बंद एक बदमाश के नाम से मोबाइल दुकान के स्वामी को हत्या का डर दिखाकर रंगदारी मांग ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों बंदी रक्षकों को दबोच लिया। इन दोनों के अलावा बदमाश पर भी केस दर्ज किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे रुड़की में बंदी रक्षकों ने मांगी रंगदारी और गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली अपडेट पे चलते हैं। दोस्तों अगली अपडेट है, काला पानी लिपू लेक को वापस लेकर रहेंगे ओली। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे नेपाल के युवा संगठन ने लिपू लेक में झंडा फहराने को नेपाल में शुरू की यात्रा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मंगलवार को कहा कि काला पानी, लिपियाधुरा और लिपू लेक हमारा है और हम इसे वापस लेकर रहेंगे। इस मामले में सत्यमेव जयते यानी सत्य की जीत होगी। भारत की ओर से लिपू लेक तक सड़क बनाने के बाद से तल के तेवर दिखा रहे नेपाल ने सीमा विवाद के बीच दुस्साहस दिखाकर नया नक्शा जारी किया है, जिसमें भारत के काला पानी, लिपू लेक और लिपियाधुरा को अपना हिस्सा बताया है। इस बीच नेपाल के एक युवा संगठन ने लिपू लेक में नेपाल का झंडा फहराने का ऐलान कर नेपाल में यात्रा शुरू कर दी है। पीएम ओली ने कहा, भारत ने काला पानी, लिपू लेक आदि जगहों पर सेना रखकर उसे विवादित इलाका बना दिया। इसके बाद वहां नेपाली लोगों को जाना रोक दिया है। उन्होंने कहा, भारत के साथ नेपाल की दोस्ती के लिए जरूरी है कि ऐतिहासिक गलतफहमियों को दूर किया जाए। ओली ने संसद में कहा, वर्तमान सरकार की ओर से प्रधानमंत्री की हैसियत से अवगत कराना चाहता हूं कि लिपू लेक, लिपियाधुरा और काला पानी का विषय ओझल नहीं होने दूंगा। हमारी भूमि पर कब्जा कर उसे विवादित बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे काला पानी, लिपू लेक को वापस लेकर रहेंगे, ऐसा कहना है यहाँ पे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का। अगली अपडेट पर चलते हैं हम। अगली अपडेट है, शिक्षकों को क्वारंटीन सेंटर में ड्यूटी के लिए 2 दिन में पहुंचने का आदेश। जी हाँ दोस्तों, 55 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षक शिक्षिकाओं को ड्यूटी से रखा मुक्त। आप सभी को बता दें, यहाँ पे
क्वारंटीन सेंटर में ड्यूटी के लिए शिक्षकों को 2 दिन के भीतर पहुंचना होगा। वहीं 55 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षक शिक्षिकाओं को और जिन शिक्षकों के 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उन्हें ड्यूटी से मुक्त रखा जाएगा। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से इस संबंध में मंगलवार को समस्त जिला अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 2 दिन में क्वारंटीन सेंटर में ड्यूटी के लिए पहुँचना होगा शिक्षकों को। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट देख सकते हो, प्रिंसिपल के खाली पदों को प्रमोशन से भरने की मांग। राजकीय प्रधानाचार्य एसोसिएशन की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रिंसिपल के समस्त खाली पदों को प्रमोशन से भरने की मांग की गई है। यहाँ पे देख सकते हो, एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि प्रदेश में प्रिंसिपल के 950 से अधिक पद खाली हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। राजकीय इंटर कॉलेज डोभालवाला में आयोजित बैठक में एसोसिएशन ने कहा है कि प्रिंसिपलों को शिक्षकों की तरह 3 दिन का विशेष अवकाश दिया जाए। इसके अलावा उनकी छुट्टी की स्वीकृति के लिए इस तरह की व्यवस्था की जाए कि मुख्य शिक्षा अधिकारी इसके लिए सीधे निदेशक को प्रकरण भेजे और अपर निदेशक को केवल सूचित किया जाए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे प्रिंसिपलों के खाली पदों को प्रमोशन से भरने की मांग की गई है। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट है, भोजन माताओं को प्रवासियों के लिए भोजन बनाने के निर्देश। जी हाँ दोस्तों, सरकारी स्कूलों को क्वारंटीन सेंटर बनाने के बाद अब भोजन माताओं को प्रवासियों के लिए भोजन बनाने का निर्देश दिया गया है। ऐसे विद्यालय जहां प्रवासी क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं उन विद्यालयों में कार्यरत भोजन माताओं को प्रवासी व्यक्तियों के लिए भोजन बनाने के निर्देश दिए गए हैं। अगली अपडेट पे चलते हैं। दोस्तों अगली अपडेट है, अपर मुख्य सचिव बनी मनीषा पवार। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड कैडर की 1990 बैच की अधिकारी मनीषा पवार को अपर मुख्य सचिव बना दिया है। 30 साल की सेवा पूरी होने के बाद उन्हें मुख्य सचिव का अपेक स्केल दे दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक कार्मिक और सतर्कता विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, अपर मुख्य सचिव बन चुकी हैं मनीषा पवार। अगली अपडेट पे चलते हैं हम। दोस्तों अगली अपडेट देख सकते हो, NFSA कार्ड कहीं का हो मिलेगा सस्ता राशन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बिना राशन कार्ड वाले प्रवासियों को 2 माह तक मुफ्त मिलेगा 5 किलो चावल। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा NFSA योजना के तहत दूसरे राज्यों में बने सफ़ेद और गुलाबी राशन कार्ड पर उत्तराखंड में भी सस्ता राशन मिलेगा। वहीं जिन प्रवासियों के पास किसी प्रकार का राशन कार्ड नहीं है उन्हें सरकार मई और जून में प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल मुफ्त देगी। प्रवासियों को 1 जून से मुफ्त राशन दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अच्छी न्यूज़ है ये। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो अगली अपडेट है, कोरोना के चक्रव्यूह में फंसा पहाड़। जी हाँ दोस्तों, चमोली और बागेश्वर जिले में भी पहुंचा संक्रमण। प्रवासियों को घर पहुंचाने के साथ संक्रमण को रोकना बड़ी चुनौती। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें 10 दिन में मिले हैं 44 कोरोना संक्रमित। यहाँ पर आप सभी को बता दें, यहाँ पर प्रदेश में बाहरी प्रभावित राज्यों से प्रवासियों के लौटने के से पहाड़ भी कोरोना संक्रमण के चक्रव्यूह में फंस रहा है। पौड़ी, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा के बाद अब चमोली और बागेश्वर जिले में भी संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। प्रदेश के 4 जिले रुद्रप्रयाग, टिहरी, चंपावत, पिथौरागढ़ जिले ही फिलहाल कोरोना से सुरक्षित हैं। इन जिलों में संक्रमण का अभी तक कोई मामला नहीं मिला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो जनपदवार कोरोना संक्रमित मामले। देहरादून में 47 मामले हैं, 28 ठीक हो चुके हैं। हरिद्वार में 7 मामले हैं, 7 के 7 ठीक हो चुके हैं। नैनीताल में 23 मामले हैं, 10 ठीक हो चुके हैं। US नगर में भी 23 हैं, 5 लोग ठीक हुए हैं। इसी प्रकार से आप लोग सभी को यहाँ पर देख सकती हो। और अगली अपडेट देख सकती हो, कोरोना जांच करने में हिमाचल से पिछला उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, लाख पर 119 के मुकाबले 264 कोरोना टेस्ट कर रहा है पड़ोसी राज्य। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 महामारी के खिलाफ जारी जंग में सीमित संसाधनों वाले उत्तराखंड ने कई अच्छे मुकाम हासिल किए हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण की जांच करने में वो पड़ोसी राज्य हिमाचल से पिछड़ गया है। केवल हिमाचल से ही नहीं, 3 हिमालयी राज्यों की तुलना में उसका प्रदर्शन कमज़ोर दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो पहाड़ों में टेस्ट की रफ्तार बेहद धीमी है और 119 के मुकाबले प्रति लाख पर 119 के मुकाबले 264 कोरोना टेस्ट कर रहा है पड़ोसी राज्य। दोस्तों अगली अपडेट है, गाँव में क्वारंटीन करने की व्यवस्था हो ही नहीं सकती। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार को घेरा, कहा जमीनी हकीकत का नहीं है पता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि गांव में प्रवासियों को क्वारंटीन करने की व्यवस्था हो ही नहीं सकती, सरकार को जमीनी हकीकत का पता ही नहीं है। मंगलवार को कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से मुखातिब प्रीतम सिंह ने कहा कि उन्होंने सरकार को सुझाव दिया था कि तहसील, ब्लॉक और जिला मुख्यालय पर क्वारंटीन सेंटर बनाए जाएं। सरकार ऐसा नहीं कर रही है और गाँव को संक्रमण के खतरे में झोंक रही है। प्रीतम के मुताबिक प्रदेश सरकार लगातार अपने नुकसान की बात कर रही है। सरकार कह रही है कि उसे 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सरकार गरीब आदमी के दर्द को भी समझे, आम आदमी को हुए नुकसान का भी अनुमान लगाए। ऐसा लगता है कि धरातल पर क्या हो रहा है इसकी सरकार को जानकारी ही नहीं है। तो यहाँ पर इस बारे में प्रीतम सिंह ने कहा है। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट है, सरकार के साथ प्रवासियों की मदद में जुटा रहे संगठन। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिव प्रकाश ने कहा है कि सरकार के साथ ही संगठन भी घर लौट रहे प्रवासियों की मदद में जुटा रहे।
प्रवासियों को भोजन, पानी और दवा की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। शिव प्रकाश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाजपा की प्रदेश कोर कमेटी बैठक में बोल रहे थे। अगले अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट देख सकते हो, यूपी सरकार को सौंपी गई वाहनों की सूची से गरमाई सियासत। जी हां दोस्तों, यहाँ पे प्रियंका के खिलाफ टिप्पणी करने वालों पर हो कार्रवाई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव प्रियंका गांधी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने की शिकायत पुलिस महानिदेशक से की है। पुलिस महानिदेशक की ओर से लिखे पत्र में प्रीतम सिंह ने कहा कि ऋषिकेश के एक व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की ओर से प्रवासी मजदूरों के लिए बसों का इंतजाम करने पर सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उस व्यक्ति के खिलाफ IT एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए। तो ऐसा यहाँ पर कहा गया है, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट है, आज खुलेंगे तीर्थ केदार भगवान तुंगनाथ मंदिर के कपाट। जी हाँ दोस्तों, तीर्थ केदार भगवान तुंगनाथ धाम के कपाट आज पूर्वाह्न 11:30 बजे कर्क लगने में खोले जाएंगे। तो लॉकडाउन के कारण यहाँ पे सीमित लोगों की मौजूदगी में एक कपाटोद्घाटन किया जाएगा। इससे पूर्व मंगलवार को भूतनाथ मंदिर में श्रृंगार भोग और आरती के बाद सुबह 10 बजे चल उत्सव डोली ने धाम के लिए प्रस्थान किया है। अगली अपडेट पे चलते हैं दोस्तों। अगली अपडेट है, होम क्वारंटीन में जहर पीने वाली महिला ने दम तोड़ा। होम क्वारंटीन में जहर पीने वाली महिला ने सोमवार रात मायके में दम तोड़ दिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। मृतक महिला का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। वो रिपोर्ट आने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट है, नैना देवी मंदिर की 3 पाषाण मूर्तियां तोड़कर झाड़ियों में फेंकी। जी हाँ दोस्तों, ग्राम पंचायत खोली माली के तोक गांव खोली कैन्यूरी स्थित प्राचीन नैना देवी मंदिर में भगवान शिव, गणेश और देवी की 3 पाषाण मूर्तियों को अराजक तत्वों ने तोड़कर झाड़ियों में फेंक दिया। इस घटना से क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे नैना देवी मंदिर की 3 पाषाण मूर्तियों को किसी ने यहाँ पे तोड़कर झाड़ी में फेंक दिया है। तो यहाँ पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट है, खुले हरिद्वार के बाजार लौटी रौनक। जी हाँ दोस्तों, जनपद हरिद्वार को रेड जोन से ग्रीन जोन में शामिल करने के बाद मिली छूट का असर बाजारों में साफ दिखाई दिया। करीब 2 महीने से गायब रौनक बाजारों में लौट आई। मंगलवार सुबह ही अधिकांश व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को खोला। सुबह 7 से शाम 4 बजे तक लोगों ने खूब खरीदारी की। सभी जगह शारीरिक दूरी का पालन करवाया गया। अगली अपडेट पे चलते हैं दोस्तों। अगली अपडेट है, क्वारंटीन किए गए युवक की अटैक से मौत। जी हाँ दोस्तों, चमोल गाँव में क्वारंटीन किए गए युवक की तबीयत बिगड़ने पर उसे जौलीग्रांट अस्पताल रेफर किया गया, जहां बीती शाम उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। चिकित्सकों ने मौत का कारण शुगर अटैक बताया। युवक की मौत से चमोल गांव में मातम पसर गया है। वो अपने पीछे बूढ़े माता पिता, पत्नी और एक बेटा और 2 बेटियों को भी छोड़ गया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्वारंटीन सेंटर में युवक की मौत हो गई थी, जिसका जो है यहाँ पर कारण बताया गया है कि वो यहाँ पर अटैक से हुई है। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट है, देश को अब न पड़े लॉकडाउन 5 की जरूरत, जगत गुरु। जी हाँ दोस्तों, शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजेश्वराश्रम महाराज ने कहा है कि सनातन धर्म के आचरण को अपनाकर कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सकता है। रोगियों की संख्या 1 लाख के पार पहुंचने के बाद अब सनातन आचरण का संकल्प लेने का समय आ गया है। देश को अब लॉकडाउन 5 की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा कहना है जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजेश्वर आश्रम का। तो अगली अपडेट पे चलते हैं। तो अगली अपडेट है, श्रमिक एक्सप्रेस में गोवा से लौटे 1282 प्रवासी। जी हाँ दोस्तों, गोवा से प्रवासियों को लेकर श्रमिक एक्सप्रेस हरिद्वार पहुंची। ट्रेन से पहुंचे 1282 प्रवासियों को बसों से उनको घर भेज दिया गया। हरिद्वार के सभी 26 लोगों के सैंपल लेते हुए उन्हें होम क्वारंटीन किया गया है। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट है, मॉर्निंग वॉक पर गए जवान की हार्ट अटैक से हुई मौत। जी हाँ दोस्तों, सुबह की सैर पर निकले आसाम राइफल्स के जवान का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने पंचनामा करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अगली अपडेट पर चलते हैं दोस्तों। अगली अपडेट है, भारत और चीन की सीमाओं पर 500 चेक पोस्ट बनाएगा नेपाल। नेपाल के गृह मंत्रालय ने भारत चीन की सीमाओं पर निगरानी के लिए 500 बॉर्डर एरिया चेक पोस्ट बनाने की कार्य योजना तैयार की है। प्रत्येक चेक पोस्ट पर 1 प्लाटून सशस्त्र प्रहरी बल तैनात किया जाएगा। अभी तक इन सीमाओं पर नेपाल प्रहरी के जवान तैनात रहते हैं। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट है, धारचूला से लिपुलेख तक सड़क बनाने में बौखलाया नेपाल। जी हाँ दोस्तों, 8 मई को पिथौरागढ़ जिले के धारचूला से लिपुलेख के बीच सड़क उद्घाटन के बाद नेपाल बौखला गया है। काठमांडू में नेपाल के मंत्री पदम अरियाल की अध्यक्षता में पीएम आवास पर रविवार को मंत्रिमंडल की बैठक में नेपाल ने कालापानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख को अपना भूभाग बताया है। नेपाल सरकार का आरोप है कि भारत ने यहाँ सेना तैनात कर इस क्षेत्र को विभाजित बना दिया है। तो यहाँ पर धारचूला से लिपुलेख सड़क बनने से जो है नेपाल बौखला गया है। अगली अपडेट पर चलते हैं।
दोस्तों अगली अपडेट है, मुंबई से 2-3 दिन में लाए जाएंगे प्रवासी। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश सरकार अब मुंबई से प्रवासियों को लाने की शुरुआत करने जा रही है। 2-3 दिन में इसके लिए ट्रेन चलाई जाएगी। मंगलवार को सचिवालय में मीडिया से मुखातिब नोडल अधिकारी शैलेश बगोली ने कहा कि महाराष्ट्र से करीब 22,000 प्रवासियों ने पंजीकरण कराया है। इसमें से 15,000 प्रवासी मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में हैं। इन लोगों के लिए मुंबई से ट्रेन चलाने की व्यवस्था की जा रही है। 2 से 3 दिन में यह संभव हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आसपास के क्षेत्रों से प्रवासियों को बसों से लाया जा रहा है। राजस्थान से सभी को लाया जा चुका है। 10 ट्रेनें अब प्रदेश में आ चुकी हैं। चेन्नई, केरल आदि से ट्रेन के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मुंबई से जो है लोगों को लाया जाएगा। इसके लिए 2-3 दिन में यहाँ पे जो है ट्रेन चल सकती है। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो अगली अपडेट है, कोरोना से अब गांव में भी डर। जी हाँ दोस्तों, हजार मुश्किलों का सामना करे वापस लौटे प्रवासियों को प्रदेश में अगर कई जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है तो इसके पीछे कोरोना संक्रमण को लेकर उपज रहा डर ही है। गाँव के स्तर पर सुविधाओं का अभाव भी इससे डर को बढ़ा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब कोरोना से अब गांव में भी डर जो है देखने को मिल रहा है। अगली अपडेट पे चलते हैं। दोस्तों अगली अपडेट है, JEE मेन के लिए 24 तक फिर आवेदन खुले। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, केंद्र सरकार ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा यानी कि JEE मेन में पंजीकरण के लिए छात्रों को एक और मौका दिया है। आवेदन के इच्छुक छात्र 24 मई तक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। अगली अपडेट देख सकते हो, उत्तराखंड में वाहनों का 3 माह का टैक्स माफ करने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन से पस्त पड़े परिवहन सेक्टर को सरकार की ओर से बड़ी राहत देने की तैयारी है। ई-रिक्शा से लेकर यात्री और ढुलाई वाहनों को तिमाही वाहन टैक्स से मुक्ति मिल सकती है। राज्य सरकार ने परिवहन विभाग को इसका प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। अगली कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे उत्तराखंड में वाहनों को 3 माह का टैक्स माफ करने की तैयारी है। अगली अपडेट देख सकती हो। अगली अपडेट है, अम्फान का असर शुरू, बंगाल ओडिशा में बारिश। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, महाचक्रवात अम्फान पश्चिम बंगाल में ओडिशा के तटों की ओर से बढ़ने के साथ ही तेज रफ्तार हवाएं चलने लगी हैं। बंगाल और ओडिशा में भारी बारिश हुई। दोनों राज्य हाई अलर्ट पर हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, यहाँ पे ओडिशा की पुरी और खुर्दा में तेज बारिश हुई अम्फान के प्रभाव से। अगली अपडेट पर चलते हैं। कोरोना रोगी मिलने पर पूरा ऑफिस सील नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, कार्यालय में कामकाज शुरू करने के साथ ही केंद्र सरकार ने कार्यस्थल पर कोरोना के संक्रमण की रोकथाम को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया कि कार्यस्थल पर कोरोना के 1-2 मामले सामने आने पर पूरे दफ्तर को बंद नहीं करने की जरूरत है, बल्कि संबंधित हिस्से में ही कामकाज रोककर उसे संक्रमण रहित किया जाए। ये यहाँ पर गाइडलाइन जो है जारी की गई है केंद्र की तरफ से। अगली अपडेट है, EPF की छूट का लाभ लें संस्थान। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने उत्तराखंड के सभी औद्योगिक संस्थानों से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में EPF में दी गई छूट का लाभ उठाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि ऐसे उद्योग जहां 100 या उससे कम श्रमिक कार्यरत हैं और 90% श्रमिकों का वेतन 15,000 रुपये प्रति माह से कम है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके तहत भविष्य निधि का नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का अंशदान सरकार देगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जहाँ पर 100 से या उससे कम श्रमिक हैं और यहाँ पे उनका वेतन 15,000 से कम है, वो इसका लाभ उठा सकते हैं। अगले अपडेट पे चलते हैं। तो अगली अपडेट है, ऑटो विक्रम चलने को तैयार, बस वालों ने किया इनकार। जी हाँ दोस्तों, 50% सवारी पर संचालन को तैयार नहीं बस वाले, बोले किराया दोगुना करे या डीजल में छूट दे सरकार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बस वालों ने इनकार किया है। जिला प्रशासन की ओर से जारी नई गाइडलाइन में सार्वजनिक परिवहन यानी बस विक्रम ऑटो को 50% सवारियों के साथ संचालन की अनुमति दे दी गई। इसके लिए विक्रम और ऑटो संचालक आज से संचालन के लिए तैयार हो गए हैं, पर सिटी बस के साथ ही दून से पर्वतीय जिलों के लिए जाने वाली बसों के संचालक विश्वनाथ सेवा ने चलने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि आधी सवारी में संचालन संभव नहीं है, इसके लिए किराया दोगुना होगा तो संचालन संभव होगा। तो विक्रम वाले 3 सवारी बैठाएंगे यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, 3 सवारी बैठेंगे विक्रम वाले, और इसके साथ ऑड इवन फार्मूला भी यहाँ पे यूज़ होने वाला है। निजी 4 पहिया वाहनों के लिए ऑड इवन फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। इसके साथ ही मॉल, मंदिर, जिम, होटल, बार रहेंगे बंद। और साथ ही यहाँ पे देख सकती हो, सैलून, स्पा और पार्लर खोलने की इजाज़त दे दी गई है। लॉकडाउन 4 के लिए देहरादून जिला प्रशासन ने 31 मई के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें बार्बर शॉप, सैलून, स्पा और पार्लर को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। आज से सभी दुकानें सुबह 7 से शाम 4 बजे तक हफ्ते में 6 दिन खुलेंगी। रविवार को फल, सब्जी, डेयरी और मेडिकल स्टोर को छोड़कर बाकी दुकानों में साप्ताहिक अवकाश रहेगा। सेंट्रलाइज AC के प्रयोग पर रोक रहेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सैलून, स्पा और पार्लर खोलने की इजाज़त दे दी गई है। तो अगली अपडेट देख सकते हो, यहाँ पे दफ्तर 33% कर्मियों के साथ 4 बजे तक खुलेंगे। जिले में लॉकडाउन 4 के दौरान राज्य की ओर से और केंद्र सरकार के सभी कार्यालय, निगम, निजी कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगे। निजी कार्यालयों में 33% कर्मचारियों को ही बुलाने की छूट होगी। अगली अपडेट पे चलते हैं। 2 पहिया पर 2 बैठेंगे एक, अभी स्थिति साफ नहीं। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन 4 में ऑरेंज जोन में शामिल दून में स्थिति साफ नहीं हो पाई।
अब पुलिस ने इस मामले में शासन से स्थिति स्पष्ट करने के लिए पत्र लिखा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 2 पहिया पर सिर्फ एक ही व्यक्ति चलेगा, इसके साथ दूसरा भी सवार हो पाएगा। लॉकडाउन 4 में ऑरेंज जोन में शामिल दून में स्थित साफ नहीं हो पाया है। नई गाइडलाइन जारी होने से पहले तक दून में 2 पहिया पर 2 सवारियाँ चल रही थी, जिन्हें पुलिस रोक भी रही थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इस बारे में कुछ भी स्थिति साफ नहीं है और अब पुलिस प्रशासन ने इस मामले में शासन से स्थिति स्पष्ट करने के लिए पत्र लिखा है। अगली अपडेट पर चलते हैं। गाइस, ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकती हो। मैं आपको मिलूंगा फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।